अगला 2 साल आप लोग सुनिएगा और जितना अच्छा से सुन लीजिएगा उतना अच्छा याद रहेगा। बताएंगे हमको इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, क्यों बुलाए हैं पता है आपको ना, क्योंकि खंड 3 में बिहार पर्सपेक्टिव में इससे अच्छा उदाहरण आपको नहीं मिल सकता है। पूरा इकोनॉमिक सर्वे तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह लगातार इकोनॉमिक सर्वे चलेगा, इसमें से कम ऐसे का 3 क्वेश्चन बन सकता है, 3 सेक्शन। ये शासन भी इसका जुड़ा हुआ ही है, हटाया नहीं गया है। हाँ तो बताइए इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, आप नए हैं? ठीक, इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? आर्थिक समीक्षा क्या है? एक मिनट बारी बारी से हाँ आप बोलिए। अंतिम 1 वर्ष का, लास्ट 1 ईयर का क्या? हाँ उनको बोलने दीजिए, कौन बोल रहे थे? हाँ लास्ट 1 ईयर का सरकार का जो क्या मतलब पॉलिसी वगैरह आया उसका रिव्यू। बिल्कुल हाँ आप बोलिए, कौन बोल रहे थे? आप बोल रहे थे, हाँ बोलिए। पिछले 1 ईयर में किया गया सरकार द्वारा किया गया कार्यों का आंकलन। अच्छा, सरकार के कार्यों का आकलन। सरकार के कार्यों का आकलन, ठीक है। कार्य बोल दिए तो उस कार्य में प्रोग्राम भी आएगा और पॉलिसी भी आएगा, योजना भी आएगा और नीति भी आएगा। योजना नीति में अंतर समझते हैं आप न्यू स्टूडेंट? हाँ बैठ के बोलिए, बताइए अंतर। नीति का मतलब लागू करना। अच्छा ठीक। हाँ बिट्टू, जानते नहीं जानते तो कोई बात नहीं, जानते हैं तो यस बोलिए। नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, तुम दोनों में से कोई बताइए योजना नीति में अंतर, क्योंकि नहीं समझिएगा तो कैसे। होती हैं मतलब बताए थे उसके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, उसके थ्रू उसको पूरा किया जाता है। और कोई? हाँ जैसे बनाते हैं, हाँ ये करना है, नीति को हमको इसको किस प्रकार? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई बोलेंगे? नेहा, जब तक बोलेंगे नहीं सब बोलेंगे नहीं। पॉलिसी और प्रोग्राम में अंतर बताइए, प्लान में अंतर बताइए। नहीं, आप प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए योजना बनाएगा। प्लान का हिंदी ही होता है योजना। नीति लागू करने के लिए योजनाएं लाई जाती हैं। ये है आपका लक्ष्य। फायरिंग रेंज में गए हैं, वो फायरिंग प्रैक्टिस वाला में, वहां देखते हैं एक गोला बना रहता है, उसके बीच में एकदम तीर भी मारना रहता है या गोली भी मारना रहता है। या फिर आप बचपन में छठ में बहुत गए होंगे, दिवाली में और इसमें गए होंगे, वो बंदूक लेके गोला फोड़ना रहता है नहीं बंदूक से नहीं, गोला बैलून नहीं फोड़े हैं? नहीं फोड़े, देखे या नहीं देखे? देखे। आप सरकार का एक लक्ष्य होता है अपना, कि हमको जैसे एक लक्ष्य लिए कि हमको गरीबी उन्मूलन करना है, ये सरकार का एक क्या है, पॉलिसी लक्ष्य है। बिहार से गरीबी कम करना है। अब गरीबी कम करना है तो सिर्फ बोलने से तो गरीबी कम नहीं हो जाएगा, इसके लिए हम एक पॉलिसी बनाएंगे, नीति बनाएंगे। गरीबी उन्मूलन के लिए क्या करेंगे, नीति बनाएंगे। चाहे इसमें एक और तथ्य जोड़ लीजिए, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। सिर्फ सोचने से तो नहीं पूरा हो जाएगा, हम इसको लेकर एक नीति बनाएंगे। नीति मतलब क्या होता है कि हम इस कार्य को कैसे करेंगे। नीति का मतलब होता है इस कार्य को कैसे करना है। आपने बीपीएससी के बारे में सोचा,
आपने सोचा, ये क्या है, आपका एक लक्ष्य है, एम है ना। लेकिन आप सिर्फ सोचने से बीपीएससी क्वालिफाई कर जाएंगे? नहीं, उसके लिए हम पहले एक ऐसा साधन सृजित करेंगे या निर्मित करेंगे जिससे वहां तक पहुंच सके। बात समझे? तो पॉलिसी क्या होता है? कार्य करने का तरीका होता है। अच्छा, इस कार्य को करने का तरीका कैसे कैसे हो? तो पहले हम लक्ष्य को बांट देंगे कि भैया गरीबी मिटाना है तो पहले हमको रोजगार देना होगा, गरीबी मिटाना है तो हमको कौशल युक्त बनाना होगा। ये सारा है कि हम एक पूरा पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, कौशल के लिए हमने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को शुरू कर दिया। अब क्या है, इन सब को पूरा करने के लिए हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, पार्ट बाय पार्ट, सेक्शन बाय सेक्शन प्लान बना रहे हैं कि पहले इसको एलिमिनेट करेंगे, फिर इसको एलिमिनेट करेंगे, फिर इसको एलिमिनेट करेंगे, तो ये खुद पे खुद एलिमिनेट हो जाएगा। यानी अगर किसी भी नीति को सही तरीके से क्रियान्वित करना है तो हमको विभिन्न योजनाओं का सहारा लेना पड़ेगा, प्लान का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम लोग इसके लिए प्लान या प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक, तो सरकार अपने स्तर पर यह काम हर साल करती है, हर साल करती है। कैसे करती है? तो वो साधन है बजट, वो साधन है बजट। अच्छा, आप ये बजट तो नॉर्मल वर्ड है, आपके साथ भी जुड़ा हुआ है, हमारे साथ भी जुड़ा हुआ है। आपको नहीं लगता हर महीने आपको बजट मिलता है और हर महीने के लास्ट में आपका रिव्यू होता है? होता है किसी का कि नहीं होता है? होता है। रिव्यू मतलब क्या होता है? पूछताछ करना कि आपने कहाँ खर्च किया है, किस मद में खर्च किया है, किस संदर्भ में ज्यादा खर्च हुआ है, किस संदर्भ में कम खर्च हुआ है। ये हम लोग पूछते हैं, हमारे गार्जियन पूछते हैं ना। तो बजट हो गया वो पैसा जो आपको महीने के शुरू में दिया गया है, और जब महीने के लास्ट में उसके बारे में विवरण जब मांगेंगे तो वो क्या कहलाएगा? समीक्षा कहलाएगा। तो चूंकि यह अर्थ यानी पैसे यानी वित्त का लेन देन है, फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमी सर्वे, आर्थिक समीक्षा, यानी अर्थ का समीक्षा है, पैसे का समीक्षा। ये आपके संदर्भ में भी प्रयुक्त हो सकता है और यहाँ भी प्रयुक्त हो सकता है। तो यहाँ एक व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में भी आर्थिक समीक्षा हो सकता है और एक स्टेट के संदर्भ में भी आर्थिक समीक्षा हो सकता है। तो हम लोग किस स्टेट की बात कर रहे हैं अभी? बिहार की बात कर रहे हैं। ये थोड़ा सा समझ में आया? थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो एक बात है, जब आपके गार्जियन आपसे पूछेंगे कि बेटा कहाँ खर्च किए हो महीना का खर्च, और आप बताएंगे कि पढ़ाई में इतना खर्च हुआ, खेलकूद में इतना खर्च हुआ, खाने में इतना खर्च हुआ, सोने में इतना खर्च हुआ, क्या कि सोने के लिए भी तकिया वही क्या लाना पड़ता है ना, अब ठंडा पड़ गया तो कंबल उम्बल लाना है। तो हर महीना मतलब कुछ ना कुछ तो आपके जिंदगी में शामिल होते रहता है, ऐसा थोड़ी कि नहीं होता है, हर कुछ जरूरत तो पड़ते रहता है। तो रिव्यू करने के बाद आपके गार्जियन क्या कहेंगे कि बेटा खाए में कम खर्चा करना, पढ़े में ज्यादा खर्चा करना। यानी आपको क्या कर रहे हैं, वो निर्देशित भी कर रहे हैं और डायरेक्शन भी दे रहे हैं। यानी अगर कोई आपके बजट को अच्छे से सुनता है, समझता है, तो आपको आगे की दिशा दशा भी बता सकता है, तो भविष्य के बारे में बात कर सकता है या आपको सही मार्गदर्शन दे सकता है अगर इकोनॉमिक सर्वे अच्छा से किया गया तो, यानी सर्वे अच्छा से किया गया तो ये काम यहाँ भी होता है। इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से सरकार को यह बताया जाता है कि आपने जिन नीतियों का इम्प्लीमेंट किया है वो सही दिशा में बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, इसको आगे आपको चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए, या भविष्य में इसकी क्या और सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, और आपको कौन कौन से पॉलिसी है जिसको कंटिन्यू करना चाहिए। मार्ग निर्देशन करने का काम कौन करता है? ये कौन डायरेक्शन देता है? इकोनॉमी सर्वे देता है। सबसे बड़ी बात है आपको जागरूक करता है कि भैया सरकार को 2,47,000 करोड़ रुपया दिए हैं, तो सरकार कहाँ कहाँ खर्च कर रही है, तो एक आम आदमी को जानने का हक है ना। तो जानने के लिए एक आइडिया देता है इकोनॉमी सर्वे, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। अच्छा, एक सामान्य जनता के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट है, एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा, यानी एक लोक सेवक के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो इसको इस बात से समझिए कि सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए ही तो एक लोक सेवक होता है, सिविल सर्वेंट होता है, और सरकार की नीतियां वो समझ रहा है कि सरकार शिक्षा में ज्यादा खर्च कर रही है, स्वास्थ्य में ज्यादा खर्च कर रही है, तो उस अनुसार वो भी अपना व्यवहार रखेगा, वो भी अपना कार्य करेगा, क्योंकि सिविल सर्वेंट का काम ही है कि सरकार की नीतियों के अनुरूप अपने व्यवहार को संचालित करना। तो इसलिए हमको इकोनॉमिक सर्वे हर साल पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एसए पॉइंट ऑफ व्यू से भी।
क्योंकि जब से बिहार सेक्शन जुड़ा है, आप वैल्यू एडिशन कहाँ से करेंगे? वैल्यू एडिशन का हर साल 2 ही है, बजट है और इकोनॉमिक सर्वे है, जो आपको वैल्यू एडिशन का पूरा 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 कंटेंट देता है। भर भर पेट जो खाना होता है ना, वो खाना देने का काम करता है। इतना ज्यादा तथ्य है कि आप डूब जाइएगा उसमें। तो ये काम हम लोग आज से करेंगे। आज जो हम लोग करेंगे वो करेंगे पेपर का रिव्यू पहले कर लेंगे, क्योंकि पेपर में ना बहुत कम शब्दों में बहुत ज्यादा दिया रहता है। उसके बाद हम लोग यूनिट बाय यूनिट कवर कर लेंगे, तो हमारा दोनों तरीके से कवर होता चला जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे का आपका पीडीएफ पहले ही ग्रुप में डाला जा चुका है, टेलीग्राम ग्रुप में देखे हैं। सर उतना जागरूक रहते तो सिविल सर्वेंट नहीं होते, सिविल एस्पिरेंट क्यों होते, है ना? मतलब जिस दिन आया आपको कम से कम पता होना चाहिए कि आ गया है इकोनॉमिक सर्वे। ये हर साल आपके लिए जरूरी है, हर साल, क्योंकि बिहार को जानने का मौका इससे बेहतर कहाँ मिलेगा आपको। चलिए डिम्पल कुमारी जी, कांग्रेचुलेसन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं इकोनॉमिक सर्वे पर, पार्ट बाय पार्ट आए। गुरु आप देखिए खरीद भी लिए हैं, अच्छा बात है, आप लोग खरीदे हैं। इकोनॉमिक सर्वे नाम है, क्या पूछे? नाम क्या का नाम? अच्छा नाम, दाम पूछने गए थे। चलिए आते हैं यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे, मेन पृष्ठ इस बार का दिया है? नहीं ना दिया है, वैसे ही दिया है। मेन पृष्ठ कैसा है? वही है पिछले बार का मेन पृष्ठ, ये है पिछले बार का, इस बार का तो दिया ही नहीं है, क्योंकि मेन पृष्ठ भी इकोनॉमिक सर्वे को रिफ्लेक्ट करता है। चलिए आते हैं यहाँ पर, पहले इससे समझ लेते हैं। ना आपको पूरा इकोनॉमिक सर्वे क्रक्स के रूप में पेपर में बहुत अच्छे से मिलेगा। जिस दिन आया उस दिन शायद पेपर का बिक्री बढ़ जाता है, क्योंकि कई सारे पेपर में कई तरह से देता है ना। ये दैनिक जागरण का है, फिर आपको प्रभात खबर का भी है, हिंदुस्तान का भी है। बिहार की अर्थव्यवस्था को समझने का इससे बेहतर माध्यम नहीं हो सकता है। पहले समझते हैं। पहले तो हमारी अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट कितना है? 15.5%। कहता है कि दर से 7.5 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। 2 चीज पहले समझ लीजिए। इसको समझने से पहले किसी भी डेटा को निकालते हैं तो 2 आधार पर निकालते हैं, वर्तमान मूल्य पर, प्रेजेंट प्राइस पर, और अस्थिर मूल्य पर, कांस्टेंट प्राइस पर। ये दोनों क्या होता है ये बात समझ लीजिए, क्योंकि हर बार आपको यह शब्द सुनने को मिलेगा। वर्तमान मूल्य मतलब होता है कि इसमें मुद्रास्फीति जुड़ा हुआ है, इन्फ्लेशन जुड़ा हुआ है, और अस्थिर मूल्य मतलब होता है इसमें इन्फ्लेशन नहीं जुड़ा हुआ है, इसमें इन्फ्लेशन नहीं जुड़ा हुआ। एक और आधार पर समझिए, इसको आधार वर्ष यानी बेस ईयर के आधार पर नहीं निकालते हैं, और इसको बेस ईयर के आधार पर निकालते हैं। आधार वर्ष समझते हैं? आधार, अभी का आधार वर्ष क्या है? 2011-12। ठीक, अब थोड़ा सा और अच्छे से समझाते हैं ताकि आप और बेहतर समझ पाए। ये कुछ नहीं है, मापने का एक तरीका है, मापने का एक माध्यम है। जैसे हम कहते हैं ना कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, कैसे? कोई ना कोई तो बेंचमार्क होगा ना कि आप इंटेलिजेंट हैं। तो कहेगा सर हम टेस्ट में अच्छा लाते हैं, हम क्लास में अच्छा परफॉर्म करते हैं, हमारा स्टेट लेवल पर ये परफॉर्मेंस है। तो ये सारा चीज अगर आप बता रहे तो ये बेंचमार्क है, जिससे हम कह सकते हैं कि आप पढ़ने में अच्छे। इकोनॉमी के लिए क्या, अर्थव्यवस्था के लिए क्या, तो हमने अर्थव्यवस्था के लिए एक बेस ईयर बनाया है। बेस ईयर वैसा ईयर को कहते हैं जहां आर्थिक समृद्धि के साथ साथ संतुलन भी बना रहता है। मतलब एक ऐसा विकास दर हमको देता है जो संतुलित है, मतलब हम उससे तुलना कर सकते हैं, हम उससे तुलना कर सकते हैं। तो वो वर्ष कौन सा है? 2011 और 12 का है। अब आप कहिएगा कि भाई आज बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गया है, तो आप किससे तुलना कर रहे हैं महंगाई को? 2011 और 12 से, 2011 और 12 से। तो तुलना करने के लिए आपके एक अच्छा, तो ये क्या हो गया? एक अस्थिर वर्ष है, ये तो बदल नहीं रहा है, इसमें वेरिएशन नहीं है। तो इस आधार पर जब इसकी गणना करते हैं तो आपको स्थिर मूल्य पर बिहार की समृद्धि या बिहार का जीएसडीपी दिखाई देगा। बात समझिए, एक स्थिर मूल्य पर मतलब इसके अनुसार बिहार का जीडीपी क्या है ये पता चलेगा। बिहार का जीडीपी कह रहे हैं तो जीएसडीपी कहते हैं, ठीक है। और वर्तमान मूल्य मतलब क्या हुआ? आज के रेट के हिसाब से कितना है हमारे बिहार की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ, या हमारे बिहार की अर्थव्यवस्था का आकार। आकार मतलब उसका भाव, जैसे बोलते हैं ना। चलिए एक अच्छा उदाहरण देते हैं।
कल तक बेरोजगार थे सड़क पर, आज सरकारी शिक्षक बन गए। भाव में अंतर बताइए। हाँ, नहीं समझ में आया? भाव में अंतर समझ में आया? एक हम लोग वो कीमत देख रहे थे जो निकम मतलब बेरोजगार थे, तो उस समय रेट कम होगा उसका, नो डाउट कम होगा। और एक वर्तमान में देख रहे हैं सरकारी जॉब लग गया, रेट ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। यानी वर्तमान में उसका मूल्य ज्यादा होगा और अतीत में उसका मूल्य कम होगा। वही बात यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट करता है कि अस्थिर मूल्य पर बिहार का जीडीपी कम नजर आएगा, आंकड़ा छोटा नजर आएगा, लेकिन वर्तमान मूल्य पर आंकड़ा बड़ा नजर आएगा। ये कुछ समझ में आया? नहीं आया तो यहाँ पर पूछिए, बताएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। लाइट बहुत ज्यादा है। बहुत ऐसा अच्छा बात है। इन्फ्लेशन मतलब सिंपल समझ लीजिए, महंगाई। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। आज कल हमारे दादी जी बोलते हैं कि हम 1 रुपया ले जाते थे, 1 मन चावल लाते थे। ये सुने होंगे आप, दादा परदादा, बहुत सस्ता मिलता था। आज उसी बोरे का कीमत 2500-3000 रुपया है। क्यों है? क्योंकि वो महंगा हो गया। कल की तुलना में आज क्या हो गया है? महंगा हो गया। तो महंगाई, मुद्रास्फीति को सामान्य रूप से आप समझिए कि सामान महंगा हो गया, पैसे का मूल्य कम हो गया, वस्तु का मूल्य बढ़ गया। जब इन्फ्लेशन पढ़ेंगे ना तो उसमें अच्छे से पढ़ेंगे इसको, मुद्रास्फीति क्या होता है, अपस्फीति क्या होता है, उसमें पढ़ेंगे। लेकिन आप बस यहाँ ये समझ लीजिए कि महंगाई से जोड़ रहे हैं। वो सारा वो फिर टर्मिनोलॉजी पर नहीं जाएंगे तो ये यहाँ से भटक जाएंगे ना। बस ये समझ लीजिए कि हम इसको महंगाई से जोड़ रहे हैं। तो हम वर्तमान मूल्य पर भी बिहार के जीडीपी को देखेंगे और अस्थिर मूल्य पर भी बिहार के जीडीपी को देखेंगे। एक बात, बिहार में प्रति व्यक्ति आय को भी वर्तमान मूल्य पर देखेंगे और अस्थिर मूल्य पर देखेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा कि ये दोनों डेटा हमेशा शब्द आपको सुनाई दिखाई दे, कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस। ठीक है, आगे बढ़े। दिखाई दे रहा है? चलिए अब यहां देखते हैं। तो यही कह रहा है कि वर्तमान मूल्य पर बिहार का जो ग्रोथ है कितना है? 15.5% है। और अभी बिहार का आकार कितना है? तो 7.5 लाख करोड़ का है, 7.5 लाख करोड़ का है। ये डाटा निश्चित रूप से याद रखिएगा, बहुत काम आएगा आपका पीटी में भी और मेंस में भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी आधार पर कह रहा है कि स्थिर मूल्य पर यह विकास दर कितना हो जाता है? 10.6%। देखिए दोनों का आंकड़ा अलग अलग, एक वर्तमान मूल्य पर निकाल रहे हैं और एक स्थिर मूल्य कांस्टेंट प्राइस पर निकाल रहे हैं। अच्छा, कांस्टेंट प्राइस पर बिहार का आकार कितना बड़ा होगा? तो 4.4 लाख करोड़ का होगा, 4.4 लाख करोड़ का होगा। दोनों डाटा में अंतर हो गया क्योंकि ये वर्तमान मूल्य पर है, आज के मूल्य पर है, और ये किस मूल्य पर है? 2011 और 12 के आधार पर है। आधार वर्ष हमारा 2011-12, बेंचमार्क 2011-12। ठीक है, ये हो गया एक पहला डाटा। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय 13.9% बढ़कर अभी कितना हो गया है? तो 59,637 रुपया हो गया है, 59,637 रुपीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब यही क्वेश्चन नहीं आया है, पहले इस तरह क्वेश्चन आया है। ठीक, तो हमारा ये हो गया। अच्छा, एक तो हमने दो मूल्य निकाला है, तो करंट प्राइस है और एक कांस्टेंट प्राइस है। तो ये किस पर हो गया? करंट प्राइस पर हो गया, करंट प्राइस पर हो गया, यानी वर्तमान मूल्य पर हो गया। अस्थिर मूल्य पर कितना है हमारा प्रति व्यक्ति आय? तो ये है 35,119, 35,119 रुपीज। ये हमारा प्रति व्यक्ति आय है, यानी बिहार का हर व्यक्ति कितना कमाता है? कम से कम इतना कमाता है। अब ये मत कहिएगा सर हम बेरोजगार हैं चाहे नहीं है, हमेशा इकोनॉमी एवरेज पे परख करता है, यानी औसत पे निकालते हैं हम लोग। ठीक, तो इसका ग्रोथ रेट कितना है? 9.0%। देखिए बीपीएससी पीटी में क्या पूछ देगा आपको पता नहीं है, लेकिन हमको पता है कि आंकड़ा हमारे पास रहेगा तो हम किसी भी प्रश्न का उत्तर दे देंगे। तो 2, 3, 4 डाटा हो गया हमारे पास। एक तो 15.5% ग्रोथ रेट है और एक 10.6% ग्रोथ रेट है। इसके आधार पर 7.5 लाख का हमारा बिहार का आकार है, मतलब बिहार के पास धन कितना है? 7.5 लाख करोड़ के आसपास है, और इसके अनुसार 4.4 लाख करोड़ के आसपास है। प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो करंट प्राइस पर प्रति व्यक्ति आय है
37 रुपया, और कांस्टेंट प्राइस कितना है तो 35,119 रुपीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकोषीय घाटा, बजट पढ़ा रहे थे तो बता दिए थे। राजकोषीय घाटा का आकार कितना है तो 13,802 करोड़ का राजकोषीय घाटा, 13,802 करोड़ का हमारा राजकोषीय घाटा है। फिजिकल डेफिसिट, इंग्लिश कहते हैं फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। ये डाटा, अच्छा ये डाटा है जो 18-19 का है, लेकिन अभी हमारा फिजिकल डेफिसिट कितना हो गया है 25,568 करोड़ रुपए का। ये डाटा अभी का है 2022 और 23 का। अच्छा घाटा को क्या हम बजट में निकाल सकते हैं? बजट में घाटा को बता सकते हैं? नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। खर्चा करेंगे तब ना घाटा लगेगा। बात समझिए, हम आपको पैसा दिए हैं और आपको कहेंगे कितना घाटा लग लो, तो लगेगा घाटा? नहीं, पैसा खर्च कीजिएगा तब ना घाटा लगेगा। तो बजट के साथ इसको नहीं मिला सकते हैं, आर्थिक समीक्षा के साथ कर सकते हैं, क्योंकि हमने खर्च किया है। ये कुछ समझ में आ रहा है? देखिए ऐसे तो हार्ड है, आप चाहें तो तथ्य याद कर सकते हैं, लेकिन समझते चलेंगे तो आपके लिए आसान होगा, खास करके मेंस और एसए में। अभी मेंस और एसए का नहीं आया, अभी सिर्फ पीटी का आया है। तो हमारा कितना हो गया राजकोषीय घाटा? 25,568 करोड़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपने सुना होगा बीच में न्यूज़पेपर में आया था कि बिहार के प्रति व्यक्ति पर 25,000 रुपये का ऋण है। ये सुने थे? पेपर में आया था तो नहीं सुने थे तो कोई बात नहीं, सुन लीजिए। अभी ये हम नहीं कर रहे हैं, फिर से मेरा डेटा नहीं कहिएगा सर आप जबरदस्ती हमको ऋणी बना रहे हैं। आपको ऋणी नहीं बना रहे। कहता प्रति व्यक्ति जो ऋण है वो है 14,438 रुपया, जो 2018-19 का डाटा है। यानी 2018-19 में प्रति व्यक्ति कितना कर्ज था हमारे ऊपर? 14,438 रुपया कर्ज था, और ये बढ़कर 2023-24 में कितना हो गया है? 24,357 रुपये हो गया प्रति व्यक्ति। यानी बिहार का प्रति जो हर एक व्यक्ति है उस पर कितना का ऋण है? 24,357 रुपये का ऋण है। ये डाटा है आपका इकोनॉमिक सर्वे का। यानी नेशनल में अभी नहीं, नेशनल में बहुत, नेशनल इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो इस बार तो आया ही नहीं है, ये सब तो आया नहीं, पिछले बार ही आया। अब आया इकोनॉमिक सर्वे भी आपका आएगा जब मई में इलेक्शन खत्म होगा, जून में आपका इकोनॉमिक सर्वे आएगा, तो उसमें देख लेंगे। ये बात समझ रहे हैं कि आप पर ऋण है। अच्छा आप पर ऋण है, इसका मतलब क्या होता है? सरकार पैसा उठा रखी है, सरकार पैसा उठा रखी है। आपके घर का मुखिया अगर पैसा लेते हैं तो क्या सिर्फ मुखिया का ऋण होगा? नहीं, सभी का होगा, सभी का होगा। तो वैसे ही सरकार ने मार्केट से इतना पैसा उठा रखा है कि हर बिहारी पर ऋण हो गया, ठीक है। कहते हैं राज्य पर ऋण कितना है टोटल? तो कहता है 1,68,921 रुपया, 1,68,921 रुपीज का कर्ज है सरकार पर। और यही कर्ज हमको प्रति व्यक्ति के आधार पर इतना हो जाता है, क्योंकि कर्ज लेगी तो चुकाएगा कौन? सरकार। और सरकार किसका है? हमारा। सरकार किनका है? हमारा है। तो कर्ज भी किसका होगा? हमारा होगा। तो सरकार समझ के चुने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया? सरकार अपना खर्च करती है। देखिए आप भी अपना खर्च करते हैं ना, आप कैसे कैसे खर्च करते हैं ये समझिए। आप कुछ खर्च ऐसा करते हैं जिससे आप वो स्टेबल हो जाता है, यानी परिसंपत्ति कुछ ऐसा, जैसे बुक खरीद लिए, टेबल खरीद लिए, पेन खरीद लिए, ये क्या हुआ? स्टेबल हुआ, यानी ये स्थिर पूंजी आपका हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर इसको कहते हैं, यानी पूंजीगत खरीद कहते हैं। लेकिन एक खर्च ऐसा करते हैं जिससे कल कोई लाभ नहीं होगा, जैसे खाना खाना, कोई लाभ है ना सर, लेकिन वो तात्कालिक लाभ है, कल के लिए लाभ नहीं है, उसको डे बाय डे पूरा करना है। तो सरकार भी अपना खर्च इसी तरह करती है। कुछ वो ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करती है जिससे अर्थव्यवस्था बस चल सकता है, उससे कोई प्रॉफिट नहीं है आगे के लिए। जैसे आपको वेतन दे रही है, बात समझ रहे हैं, आपको वेतन दे रही है तो क्या है? आज की आवश्यकता पूरा करना। लेकिन सरकार ने अगर उद्योग लगाया, फैक्ट्री लगाया, कल कारखाने लगाया, तो एक ऐसा एक्सपेंडिचर है कल के लिए, तो उसको राजस्व व्यय कहते हैं, इसको पूंजीगत व्यय कहते हैं। दो शब्द आपको बोले थे, याद होगा या नहीं होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहे थे
और इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। याद है? नहीं है तो कोई बात नहीं। तो सरकार पूंजी खरीदती है तो सरकार खर्च करती है इस पर। बजट आया तो सरकार अपने ऊपर तो नहीं लुटाएगी, ये बात समझ लीजिए। लोकतंत्र में बहुत अच्छी बात कि विधानसभा के बिना अनुमति के आप एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर सकते, और आप अगर खर्च करते हैं तो आपको जुड़ाना पड़ेगा कि कितना खर्च किए। जैसे प्रधानमंत्री के सुरक्षा में प्रतिदिन कितना खर्च है पता है आपको? संसद में एक प्रश्न पूछा गया, 1 करोड़ के आसपास डेली खर्च प्रधानमंत्री की सुरक्षा में से। तो ये समझ सकते हैं हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उसी तरह राष्ट्रपति की सुरक्षा में भी खर्च है। देखिए नीतीश कुमार जी आते हैं, राज्यपाल आपके स्टेट में आते हैं, कभी देखे हैं? देखिए पूरा ट्रैफिक पहले ही से आधा घंटा से रोक दिया जाता है। ये सब सुरक्षात्मक पद्धति। खैर, तो यहाँ आते हैं। तो क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि यह कह रहा है कि गैर विकास खर्च कितना है बिहार सरकार का, तो 46,918 था 2018 और 19 में, जो बढ़कर कितना हो गया है, तो गैर विकासात्मक खर्च जो हो गया है वो 94,510 करोड़ का हो गया। देखिए ना कितना शिक्षक भर्ती किए हैं। क्या आपको लग रहा है 12,000 13,000 करोड़ तो इनके वेतन में जा रहा है? इतना बड़ा शिक्षक 1-2 लाख शिक्षक का जो भर्ती किए हैं, क्या फ्री में थोड़ी रहेंगे? सबका वेतनमान बहुत अच्छा है, लेकिन उससे सरकार को कोई फायदा नहीं। स्कूल बना दी तो पूंजी व्यय होता है, लेकिन इनको अगर दे रहे हैं तो हमारा व्यय जो है गैर विकासात्मक व्यय। ठीक है, ये बात समझ गए कि सरकार का भी गैर विकासात्मक व्यय कितना है? 94,510 रुपये। अच्छा, तो विकास कार्यों पर कितना खर्च कर रही है? तो 1,07,734, 1,07,734, 1,07,734। ये सारा डाटा है जो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। सॉरी, चलिए यहाँ आते हैं। कहता है 2018-19 में बिहार सरकार, देखिए एक और डाटा याद करिए, जब बजट पढ़ा रहे थे, सबका सबसे ज्यादा खर्च कहाँ करती है? एनिमेशन में क्या बोली? सरकार सबसे ज्यादा जो खर्च करती है सामाजिक सेवा में करती है। आपको याद होगा, पहला सामाजिक सेवा, दूसरा सामान्य सेवा और तीसरा आर्थिक सेवा, जो ओवरऑल बता रहे थे। बजटीय प्रावधान में शिक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च होता है। बात को अंतर समझिए, याद है पढ़े थे ना? तो सरकार जब व्यक्ति पर खर्च करती है तो प्रति व्यक्ति पर सरकार का वार्षिक व्यय कितना है? तो 2018-19 में वार्षिक व्यय जो हमारा था, ईयरली जो इन्वेस्टमेंट था, वो था 29,759 रुपया। यानी सर हर व्यक्ति पर बिहार सरकार इतना खर्च कर रही है। और अभी कितना हो गया है? तो 54,037 करोड़ रुपया हो गया है। अच्छा, ये करोड़ है और ये करोड़। पहले खर्च था 29,759 करोड़, अरब हो गया है 54,037 करोड़। इतना आप पर सरकार खर्च कर रही है हर साल, यानी किस पर? सामाजिक सेवा। तो बजट हमारा कितना बड़ा ही है, 2.5 लाख के ज्यादा है थोड़ा, और क्या। उसमें से हम लोग इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है सामाजिक सेवा में करने में लगे हुए। तो ये डाटा है। अच्छा, ये डाटा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आपको पूछ दिया गया कि बिहार सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, तो आप क्या कहिएगा? तो सारा डाटा कहेगा कि सरकार हमारे लिए क्या क्या करने में लगी हुई, कितना खर्च करने में लगी हुई। ठीक है, आगे बढ़े। बोतल में पानी लाना। चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं। इतना में कोई दिक्कत? एक बार फिर से दिखा दें कि हो जाएगा। ऐसे पीडीएफ तुरंत दे देंगे, तुरंत दे देंगे पीडीएफ। चले आते हैं, ये अभी हम लोग पढ़ चुके। क्या पढ़े तो सुनिए। हम लोग पढ़ चुके हैं कि बिहार का जो विकास दर है 15.5% का ग्रोथ रेट है। किस पर? वर्तमान मूल्य पर। याद रखिएगा, 2 मूल्य है हमारे पास, एक है करेंट प्राइस, एक है कांस्टेंट प्राइस। तो ये जो भी आंकड़ा देख रहे हो किस पर है? करेंट प्राइस पे। ठीक है, कहते हैं ये था विकास प्रतिशत की दर से बढ़ रही है बिहार की अर्थव्यवस्था, और ये हमारे हैं सम्राट चौधरी जी। ठीक, कहते हैं जीएसडीपी। अब जीएसडीपी किसको कहेंगे ये बताने की जरूरत है तो बोलिए, जीएसडीपी किसको नहीं पता? हाथ उठा दीजिए, सिंपल सा। हाँ, फिर हम पूछने लगेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। उठा दो। तुम्हें पता है?
उठा रही थी तो रोक काहे दी? सब उठा दिया तो तुम उठा दी? अपना अपने देखो, दूसरों को मत देखो। ठीक, हाँ ठीक है, ठीक। हम बोले कि आपके घर का आकार, आर्थिक आकार कितना है? इकोनॉमिक साइज समझते हैं? इकोनॉमिक साइज का मतलब है कि घर में कितना इनकम होता है, कितना बड़ा आपका घर है। तो आप बोलेगा सर मेरे घर का आर्थिक आकार, फिर से सुन लीजिए शब्द क्या है? इकोनॉमिक एरिया, इकोनॉमिक साइज ये कितना है? तो आप बोलिएगा सर 50,000 का है। हमारे घर का साइज कितना है? 50,000 का है। कैसे आप बोले? तो आप घर के हर वस्तु का कीमत बता दीजिए कि इतना है, तो आपके घर का आर्थिक आकार निकल जाएगा। आप बोलेगा नहीं सर 5 करोड़ का है, तो आपने 5 करोड़ का सामान रखा होगा, उतना जमीन जायदाद मिला के 5 करोड़ का होगा। तो अगर बिहार का पूछ दिया जाए कि बिहार का आर्थिक आकार कितना है, आप किसका पूछ रहे हैं? बिहार स्टेट का पूछ रहे हैं, तो कितना होगा? 7.5 लाख करोड़ का होगा। ये कैसे निकाले? तो जीडीपी आप पढ़ेंगे, जीडीपी आप पढ़ेंगे। जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। अब सकल घरेलू उत्पाद एक निश्चित सीमा से मिलता है। अच्छा, फिर से बता देते हैं अच्छा से। चलिए इसको समझिए। ये भारत है, इसका एक आर्थिक सीमा है या नहीं है? इसमें किसी को डाउट है तो हाथ उठाइए। इसका एक आर्थिक सीमा है बिहार, भारत का। बिहार का भी एक आर्थिक सीमा है, बिहार का भी एक आर्थिक सीमा है। इसमें एक निश्चित समय में, और निश्चित समय कितना है? 1 साल। एक ही साल पर नहीं लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर कितने साल का होता है? 1 साल का होता है। तो 1 साल में, 1 साल में क्या करते हैं? उत्पादित, क्या उत्पादित करते हैं? गुड्स और सर्विस, वस्तु और सेवा का मूल्य क्या कहलाएगा? जीडीपी कहलाएगा। बात समझिए। हम कह रहे हैं कि आपके घर का इनकम कितना है, तो क्या कहिएगा? आज के हिसाब से बता दीजिएगा कि पूरे महीने के हिसाब से बताइएगा या पूरे साल के हिसाब से बताइएगा, क्योंकि पेमेंट तो आपको महीना के हिसाब से मिल रहा है या साल के हिसाब से मिल रहा है। तो इसी तरह जीएसडीपी, जीएसडीपी मतलब बिहार का आर्थिक आकार। चूंकि यह स्टेट के संदर्भ में इसलिए जीएस लगाते हैं। अगर भारत के संदर्भ में रहेगा तो क्या लगाएंगे? जीडीपी लगाएंगे। ये छोटा छोटा टर्मोलॉजी है, बहुत इकोनॉमिक्स में बहुत टर्मोलॉजी है। उसके आगे नतमस्तक हो जाए, पूरा एकदम अपने आप को न्यौछावर कर देता, वो समझ में आएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो जीएसडीपी का मतलब समझे हम लोग कि ये बिहार के आकार की बात कर रहे हैं। कौन सा आकार? इकोनॉमिक साइज। इकोनॉमिक साइज कितना हो गया? तो ये पढ़ चुके हम लोग, को बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, ठीक है। देखिए, अभी मैंने बताया कि सामाजिक सेवाओं पर होने वाला खर्च बढ़ा है। सोशल वेलफेयर में सरकार अच्छा खासा काम कर रही है। कितना बढ़ा है? तो कहते हैं सरकारी व्यय में 20.1% की बढ़ोतरी हुई है, और यह व्यय बढ़कर 2,31,904 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। 2,31,904 करोड़ के आधार पर ये बात किया जा रहा है कि सरकार का सामाजिक सेवा पर कुल कितना खर्च कर रही है। तो 2022-23 का यह आंकड़ा है। कहते हैं 22-23 से करोड़ हो गया, 2022-23 में खर्च बढ़कर 88,348 करोड़ रुपया हो गया। अब इसको फिर से समझिए। ऊपर दे रहा है कि रिपोर्ट के मुताबिक राजकोषीय संसाधनों विवेकपूर्ण प्रबंधन के विकास मूलक लक्ष्य हासिल किया गया है। अब पिछले सालों की तुलना में व्यय बढ़ा है, कितना बढ़ा है? 20.1%। वर्ष 2022-23 में यह व्यय बढ़कर 2,31,904 करोड़ रुपया हो गया है, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा कितना बढ़ा है? 88,348 करोड़। ठीक है, एक ये हो गया। कहता है कि बिहार के लोगों की आय में भी बढ़ोतरी हुआ है। कितना प्रतिशत बढ़ोतरी? देखिए, डाटा तो कुछ भी पूछता है, बिहार में इकोनॉमिक सर्वे से कोई भी डाटा पूछ देता है। तो कितना बढ़ोतरी हुआ? 13.9%। और अभी हमने देखा कि वर्तमान मूल्य पर यानी करेंट प्राइस प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो 59,637 करोड़। सही बोले? करोड़, हजार इतना करोड़पति हो जाएंगे तो अमेरिका से भी आगे निकल जाएंगे हम लोग, अमेरिका से भी आगे निकल जाएंगे। अच्छा, अस्थिर मूल्य पर 9% वृद्धि हुआ है, और अस्थिर मूल्य पर हमारा कितना है प्रति व्यक्ति आय? 35,119 करोड़, सॉरी 19,000। ठीक है,
क्योंकि देखिए डाटा पढ़ रहे हैं सरकार का, तो सरकार करोड़ों में बात करती है, लेकिन व्यक्ति किस में बात करता है? हमेशा हजारों में बात करता है। यही चलते मेरे पास हजार और करोड़ में थोड़ा अंतर नहीं हो पा रहा है। चलिए, और इसमें कुछ है नहीं? चलिए इस पर आते हैं। एक बार क्वेश्चन आया बीटी में, अगर आप क्वेश्चन देखे होंगे तो, कि बिहार का प्रति व्यक्ति कितना वाट बिजली चाहिए। क्वेश्चन आया हुआ है, पढ़े हैं? नहीं पढ़े? हाँ ना, जो भी रहे, कितना वाट उत्तर था। तो उस बार के बाद बिहार के लोग अब बिजली कितना खपत कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया है। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि देखिए बिहार के पास अपना बिजली तो है नहीं, हम बहुत ही कम बिजली बनाते हैं। हम लोग ज्यादातर बिजली इंपोर्ट करते हैं और उसी बिजली को एक्सपोर्ट भी करते हैं जब बच जाता है तो बिहार सरकार इस तरह है, जैसे भारत सरकार पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लाती है, लेकिन उसी पेट्रोलियम को रिफाइन करके बेचती भी है। ये पता है या नहीं पता है? नहीं पता तो हाथ उठाएंगे, बस सुनेंगे नहीं। बेटू नहीं पता है, बाकी 3 लोगों को पता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट लाते हैं और बेचते भी हैं, यानी खरीदते हैं और बेचते भी हैं। ठीक है, क्योंकि श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, यहाँ से सस्ता पेट्रोल वहां मिलता है, लेकिन देती कौन है उसको? भारत सरकार ही देती है। खैर, तो यहाँ पर आते हैं। तो प्रति व्यक्ति बिजली की खपत में 145.5% की बढ़ोतरी देखी गई है। 145.5% का ग्रोथ देखा गया है। देखिए, अच्छा, बिजली में अगर डिमांड बढ़ रहा है, इसका सिंपल मतलब क्या है? विकास हो रहा है। बिहार में तो उद्योग नहीं बढ़ रहा, लेकिन विकास हो रहा है। विकास का पैमाना अलग अलग है। हो सकता है हम लोग कृषि आधारित क्षेत्रों में बिजली का उपभोग बढ़ा दिए हो, ये संभव है या नहीं संभव है? एमएसएमई सेक्टर में उपभोग बढ़ा दिए हो, ये भी संभव है। तो उद्योग बढ़ना भी एक कारक है। जैसे हम यही बात तमिलनाडु में बैठ के बोल रहे होते, महाराष्ट्र में बैठ के बोल रहे थे, गुजरात में बैठ के बोल रहे थे, तो ठीक रहता कि अगर बिजली का उपभोग बढ़ा है तो वहाँ क्या लग रहा है? इंडस्ट्री लग रहा है। लेकिन हमारे यहाँ तो सरकार अभी कुर्सी बचाने में ही लगी हुई। इंडस्ट्री कैसे बचाएगी? नहीं ना बचा पाएगी। जितना हमारे यहाँ शुगर केन इंडस्ट्री है वो भी बर्बाद हो रहा है, नहीं हो रहा है? नहीं, चलिए सरकार पर ज्यादा कटाक्ष नहीं करते हैं, नहीं तो सरकार हम पर कटाक्ष कर दिए तो कल से बंदे रहेगा संस्थान, है ना। आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं। तो यही बात बोला जा रहा है कि बिहार में प्रति व्यक्ति खपत है पिछले 1 दशक में कितना बढ़ा है? 145.5। ये सारा डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई दिमाग में चल रहा होगा भाई इतना डाटा है कैसे याद होगा? बार बार रिवाइज करेंगे तो याद होगा। और आप सोचिएगा बिना डाटा के हम लोग मेंस पास कर जाएं और ऐसे पास कर जाए तो संभव नहीं। आपको प्रामाणिकता तो देना ही पड़ेगा बिहार पर्सपेक्टिव में, क्योंकि कब तक बीपीएससी लोकोक्ति और मुहावरा ढोएगा, इस पर भी शक है ना। क्योंकि यहाँ तो हर समय कुर्सी बदल रहा है, बीपीएससी बदल जाएगा कोई बड़ी बात नहीं। अब तो चेयरमैन तो बदल ही गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एनालिसिस कर लेंगे, आप लोग समझ गए। ठीक, प्रति व्यक्ति बिजली खपत 134 किलोवाट आवर थी, जो 2021-22 में कितना हो गया? अब ये इंपॉर्टेंट है, कितना है? 329 किलोवाट है। यही क्वेश्चन आया था, कितने किलोवाट प्रति व्यक्ति यहाँ बिजली खपत है? अभी कितना है? 329 किलोवाट है। 329 किलोवाट। अब देखिए, एक और देखिए मेंस में कैसे लिखा जाएगा, कैसे बिहार में लगातार प्रोग्रेस हो रहा है, विकास दर कैसे बढ़ रहा है। तो हम उसको कैसे दिखाएंगे? 11-12 में हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति बिजली का खपत मात्र 134 किलोवाट था, जो अब बढ़कर कितना हो गया है? 329 किलोवाट हो गया। सीधा क्या हुआ? इसका सीधा मतलब क्या है पता है? डिमांड बढ़ा है, लोग विकास की बात करने लगे हैं, अब उनका जीवन स्तर जो है, लिविंग स्टैंडर्ड जो है, बढ़ गया है। और ये बिहार के ग्रोथ को दिखाता है। कोई भी गरीब राज्य क्या इतना तेजी से ग्रोथ कर सकता है? आज भारत के सबसे नंबर 1 ग्रोइंग स्टेट हैं हम लोग। हमारा ग्रोइंग पावर है जो भारत में सबसे ज्यादा है ना। अभी बजट पढ़े ना, ठीक। तो हम लोग दिखाएंगे कि बिहार गरीब जरूर है लेकिन गरीब रहेगा नहीं, पिछड़ा जरूर है लेकिन पिछड़ा रहेगा नहीं, ठीक। तो यही बात यहाँ ये बोला गया है। कहा जा रहा है कि 134 किलोवाट प्रति आवर व्यक्ति बिजली की खपत थी 2011-12 में, जो बढ़कर अब
29 किलोवाट के आसपास हो गई है और 8,908 मेगावाट हो जाएगी मांग कितना 2024-25 में। डिमांड हर साल बढ़ रहा है, तो व्यक्ति का यहाँ क्या है, विकास की दर भी उसी अनुसार से बढ़ रही है और वो रिफ्लेक्ट करता है बिहार के इकोनॉमिक ग्रोथ में। कितना हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ 15.5%, 15.5%। ठीक है, चलिए, तो ये बात बोला जा रहा है कि 2022-23 में 7,495 मेगावाट जो था डिमांड, वो 2024-25 में 18.9% बढ़कर कितना हो जाएगा 8,908 मेगावाट हो जाएगा। ये सारा है जो ग्रो को दिखा रहा है। ये अभी आपको पता नहीं चलेगा, जो खास करके फ्रेशर लोग होंगे ना उनको तो पता लगे क्या कर रहे हैं सर। तो वो ये कर रहे हैं कि हम बताए कि पिछले बार आप गंजी और पैंट में आ रहे थे सिंपल सा, आजकल आप फटा हुआ पैंट पहन के आ रहे हैं, यानी प्रोग्रेस तो है। फटा हुआ पैंट का कीमत ज्यादा है, पता है ना, कहाँ ब्लेड चलाना इसका पैसा लिया जाता है। देख रहे थे एक दिन कि भाई फटे हुए पैंट का इतना कीमत क्या है, तो उसको जो डिजाइन करते हैं ना वो देखते हैं कि कहाँ कितना आकार में आपको फटा हुआ मिलना चाहिए, तो उसके लिए उस पर अति चलाया जाता है, ब्लेड चलाया जाता है। तो इसका भी डिमांड है मार्केट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया, आगे बढ़ जाए। ठीक है भाई, मॉडर्न हो रहा है सोसाइटी, आप क्यों नहीं मॉडर्न होंगे? हाँ नहीं बोली वो भी लक्ष्य है, लक्ष्य तो सही लक्ष्य पर रखिएगा, ज्यादा मॉडर्न। हाँ एक और बात यहाँ देख लीजिए, सरकार क्या चाह रही है ना कि हर खेत तक पानी पहुंचे। 7 निश्चय योजना याद है, हर खेत तक पानी। दूसरा कनेक्टिविटी पर सरकार काम कर रही है। दोनों के लिए किसकी जरूरत है? ऊर्जा, दोनों के लिए ऊर्जा। देखते हैं आज जितना भी रेल है किससे चल रहा है? बिजली से चल रहा है, बिजली से चल रहा है। तो कहते हैं कि सरकार पावर होल्डिंग व उसकी सहयोगी कंपनियों के गठन के बाद से वितरण कंपनियों ने पहली बार 2022-23 में 215 करोड़ रुपए के लाभ अर्जित किया है। कैसे लाभ अर्जित किया है? तो आपको बांट दिया, जो बचा उसको क्या किया? बेच दिया। तो इससे लाभ अर्जित किया। खासकर कहा जा रहा है कि 21-22 में 7 निश्चय 2 की योजनाएं हर खेत तक सिंचाई का पानी के लिए हर साल 300 करोड़ रुपया आवंटित किया जा रहा है, ताकि ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ठीक है, तो ये बात समझ रहे हैं कि जैसे जैसे बिजली का उपभोग बढ़ेगा, बिहार का विकास दर बढ़ेगा, लोगों की आवश्यकताएं पूरी होंगी। कल तक गांव में ना 5-6 घंटा बिजली देता तो बम रहते थे लोग, वाह 5-6 घंटे पीटर चला के एकदम, रात में खास करके लाइन देता था। जब शहर में सब सो जाते थे ना लाइट उट बंद करके, तब गांव में बिजली पहुंचता था रात में। मोटर पीटर वाले लोग रात में चालू करके छोड़ देते थे। अभी भी, अब तो ऐसा नहीं है। अब क्या है, गांव में 21 घंटे बिजली है। गांव में अगर 21 घंटे बिजली होगा तो इसका सकारात्मक परिणाम क्या होगा पता है? लघु एमएसएमई सेक्टर का ग्रोथ होगा, बिजली से सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त होगा और उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगा। और ये हम लोग अभी देखेंगे भी कि कैसे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों में बहुत ज्यादा अब ग्रो दिखाई दे रहा है बिहार में। वो क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ ऊर्जा आवश्यकताएं पूरा हो रहा है। कहा जाता है ना, अगर विकास करना है तो 2 काम करना पड़ेगा, बिजली और सड़क। बिजली और सड़क आपको कम से कम देना है, क्योंकि हमारे यहाँ ना पानी खूब मिलता है, पानी खूब है, पानी है ना, अभी तक तो है, इन फ्यूचर हाँ ठीक, उसने पानी है ना, राजस्थान में वो भी नहीं है। एक रिपोर्ट देख रहे थे, डॉक्यूमेंट्री DW पर देख रहे थे या फिर इस पर देख रहे थे, ये है ना डिस्कवरी पर, वो महिला 1 गागर पानी लाने के लिए, 2 गागर पानी लाने के लिए, क्योंकि वो अपने माथा के ऊपर भी रखती है गागर, उनको दिन भर में 8 घंटा का समय लगता है। 8 घंटा सिर्फ पानी लाने में, 8 घंटा। और वो भी जहां से वो पानी लाती हैं उस पानी को आप देख लीजिएगा तो पानी को आप पीजिएगा नहीं, क्योंकि वो पानी बहुत कम मात्रा में है और उसमें धातु की मात्रा काफी ज्यादा है। तो आप बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, बहुत अच्छा। विदर्भ में नहीं चले गए, पटने में अभी तक, घूमने जाइएगा कभी। ठीक, चलिए आगे बढ़े। ये आ गया पटना,
आप पटना में है तो सबसे रईस। ये हम थोड़ी कर रहे हैं, ये डाटा बोल रहा है, ये डाटा बोल रहा है। कहता है पटना राज्य का सबसे अमीर जिला है। अमीर जिला कैसे होता है? तो प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगा तो अमीर बन जाएंगे हम लोग। गरीब कब है? जो प्रति व्यक्ति आय कम है, और ऐसे भी आय में हमारा हिस्सा तो है नहीं। तो प्रति व्यक्ति आय में गार्जियन गिना रहे होंगे, तो गार्जियन को पास अगर पैसा नहीं रहे तो हम और गरीब हो जाएंगे। तो पटना जिला का प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होने का मतलब है कि यहाँ सामूहिक रूप से धन ज्यादा होगा लोगों के पास। बात समझिए। तो ये बात यहाँ पर बोला जा रहा है कि देखिए इसके में मापने के तरीके हैं। पेट्रोल कितना खर्च करते हो भाई, डीजल कितना खर्च करते हो, सीएनजी कितना खर्च करते हो, सीएनजी तो नहीं होता है, गैस होता है, गैस कितना खर्च करते हो, और लघु बचत के आधार पर भी ये निकाला जाता है। पिछले बार पूरा डाटा, अभी भी इकोनॉमिक सर्वे जब पढ़ेंगे ना मेन में इकोनॉमिक सर्वे, तो उसमें पूरा डाटा डिवाइड करके दिया हुआ है। इसमें देखिए पेट्रोल की खपत के मामले में पटना पहले स्थान पर, मुजफ्फरपुर दूसरे स्थान पर और पूर्णिया तीसरे स्थान पर। तो बीपीएससी में क्वेश्चन देता है कैसे पता है? आरोही क्रम में सजाइए, अवरोही क्रम में, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात किया जाता है। तो ये आपको पता होगा था ना कि पटना के बाद मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर के बाद पूर्णिया है, और ये वही पूर्णिया है जो बिहार का सबसे पिछड़ा जिला कहलाता है। सुने हैं कि नहीं सुने? कौन है पूर्णिया से? आप आधा अधी नहीं है क्या? आया दिल में फिर रख दिए। पूर्णिया सबसे, देखिए एकदम वहां जाके, यहाँ से तो जाने में भी टाइम बहुत लगता है। ठीक है, कहता है अमीरी में दूसरे नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर पटना, दूसरे नंबर पर बेगूसराय, तीसरे नंबर पे मुंगेर। अमीरी की बात कर रहे थे, यहाँ पेट्रोल के कंजप्शन की बात कर रहे थे। अगला, पटना में प्रति व्यक्ति आय कितना है? डाटा याद कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1,14,541 रुपये है। अच्छा देखिए, इसको कहते हैं आय विषमता। आय विषमता कैसे? तो पटना का 1,14,541 रुपया है, और शिवहर का कितना है? तो 18,980 रुपया। देखिए इनकम इनइक्वलिटी कितने बड़े स्तर पर है। तो बिहार में भी आर्थिक असमानता है, आप कैसे दिखा सकते हैं? तो इस डाटा से दिखा सकते हैं कि एक तरफ देखिए ना, गांव में महल खड़ा कर ले, हमारे पास झोपड़ी है जो भी टूटा पड़ा है, दिखा सकते हैं ना एक गांव की विविधता को, डाइवर्सिटी को। तो वो इससे दिखाया जा सकता है। पटना का प्रति व्यक्ति आय जो है 1,14,541 रुपया है, जबकि शिवहर का 18,980 रुपया। ये कुछ समझ में आ रहा है? बहुत डाटा है, क्या कीजिएगा, डाटा पर ही इकोनॉमिक सर्वे काम करता है। कुछ समझ में आ रहा है? ये हम खाली चिल्लाते जा रहे हैं, गला मेरा ऐसे ही सूख रहा है बहुत। तुम लोग को नहीं समझ में आ गया तो बोलना हमको। कोई टोकता है, बड़ा दिक्कत है हमारे क्लास में ना, कोई पूछते नहीं करते हैं। नहीं आ रहा था पूछिए, हम जबरदस्ती बोलेंगे तो चलेगा काम। क्या पूछेगा? सारा चीज वो बताते जा रहा, सारा पूछेगा। डाटा में इंसान क्या पूछेगा सर, इस डाटा का मतलब क्या होता है? नहीं, वो नहीं पूछेगा। ये पूछता है कि प्रति व्यक्ति आपका बिहार का आय कितना है, ये डाटा पूछता है। ये डाटा पूछता है कि प्रति व्यक्ति ऊर्जा कंजप्शन कितना है, जैसे हम लोग 329 किलोवाट बोले ना, वो पूछता है। देखिए ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा ना, तो वो सारा ये डाटा पूछे हुए, सारा। ग्रोथ रेट कितना है अपना, ये भी पूछता है। ये सारा डाटा पूछता है, और ऐसा ऐसा डाटा पूछता है ना छोटा छोटा, कि अगर आप उसको मिस कर गए हैं तो मिस ही कर जाएंगे। तो हर डाटा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस बार कथन आधारित प्रश्न पूछ ले, वो पूछ दे कि पटना प्रति व्यक्ति और विकास के स्तर पर सबसे प्रथम जिला है, ऐसे पूछ सकता है। उसके स्थान बेगूसराय का स्थान आता है या मुजफ्फरपुर का स्थान आता है, ऐसे करके पूछ दे, और नीचे ऑप्शन फिर दे दे 1 2 1 2 2 3 4, ऐसे करके देखे ना इस बार कैसा दिया। तो ये पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़े।